नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो सेमेस्टर 3 का इंग्लिश का पहला पोएम है और कैसुअलिना ट्री, इसके पहले स्टैंजा को समझेंगे और उसके पहले हम लोग एक बार पूरे पोएम का एक ओवरव्यू करेंगे। पूरे पोएम का जो सार है उसको समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो इसकी पोएटेस हैं, कवित्री हैं तोरू दत्त जी, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जाना था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर से देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को समझना। सबसे पहले हम लोग इस पोएम के सार को समझेंगे, पूरे पोएम का एक ओवरव्यू करेंगे। यह जो पोएम है इसका नाम है आर कैसुअलिना ट्री, और इसके नाम से यह लगता है जैसे कि यह पोएम कैसुअलिना ट्री के बारे में है, कैसुअलिना के पेड़ के बारे में है। और ट्री के नाम के पहले आवर शब्द जो जुड़ा है, जो पोएटेस हैं वो OUR आवर शब्द का जो प्रयोग की है, जिसका अर्थ होता है हमारा कैसुअलिना का पेड़। इससे यह भी समझ में आता है कि जो पोएटेस हैं तोरू दत्त, वह इस पेड़ को अपना कह रही है, हमारा कैसुअलिना ट्री कह रही है। इससे यह तो पता चलता है कि तोरू दत्त जी का इस पेड़ के साथ में एक भावनात्मक संबंध है, तभी वह इस पेड़ को हमारा कहकर संबोधित कर रही है। कैसुअलिना जो है एक तरह का पेड़ है जिसे इंग्लिश में हम लोग सी ओक और ऑस्ट्रेलियन पाइन इत्यादि नामों से भी जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं जंगली सरू, जंगली सरू या फिर विलायती सरू, और बांग्ला भाषा में इसे विलाती झाऊ भी कहते हैं। बिलौती झाऊ मतलब एक तरह से जैसे हम लोग हिंदी में विलायती सरू कहते हैं तो बिलौती झाऊ कहते हैं बांग्ला में। 1882 में तोरू दत्त जी का एक पोएम का कलेक्शन पब्लिश हुआ था, काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इसी पोएम के कलेक्शन में, इसी काव्य संग्रह में यह पोएम भी पब्लिश हुई थी। अर्थात ये जो कविता है और कैसुअलिना ट्री या एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान नाम का जो पोएम का कलेक्शन है तोरू दत्त जी का, उसी से यह लिया गया है। कहीं कहीं पर यह डेट 1881 भी दिया जाता है, लेकिन विकिपीडिया में जो जानकारी है वह 1882 दी गई है, इसलिए इसे ही आप ऑथेंटिक समझेंगे। अब आइए इस कविता के सार को समझ लेते हैं। पूरी कविता में क्या बात कहा गया है उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। इस पोएम में जो पोएटेस है तोरू दत्त, वह कैसुअलिना ट्री के बारे में डिस्क्राइब करती हुई दिखाई पड़ती है। इस पोएम को जब हम ऊपरी तौर पर पढ़ते हैं तो सब कुछ ऊपरी तौर पर पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे यह कैसुअलिना पेड़ के बारे में है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में इस पेड़ के माध्यम से कवित्री अपने अतीत को, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से, अपने वर्तमान से जोड़ती है। अर्थात यह जो ट्री है कैसुअलिना का, वह एक माध्यम मात्र है, वह एक जरिया है। कवित्री जो है, पोएटेस जो है तोरू दत्त, इस पेड़ को इसलिए याद करती है क्योंकि उनके बचपन के दिनों की कई सुखद यादें उस पेड़ से जुड़ी हुई है। और यही सुखद यादें जब पोएटेस दूसरे देश में, विदेश में रहती है, जब यूरोप में रह रही होती है, तब उनके लिए सुकून और सांत्वना का एक सोर्स होता है, एक स्रोत होता है, जिसको देख करके उसको अपने बचपन के दिन याद आते हैं और उन्हें सुकून और सांत्वना मिलता है। तो बच्चों, आपको यह बात तो जरूर समझ में आ गई होगी कि यह पेड़ जो है, कैसुअलिना ट्री जो है, वह एक माध्यम है कवित्री के लिए अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से जोड़ने का। इस कविता में यह कैसुअलिना का जो पेड़ है, वह कवित्री तोरू दत्त के मन में अतीत की यादों को लाता है। इस पेड़ को स्मरण करके उनके दिमाग में बचपन की सुखद यादें ताज़ा हो जाती है। कवित्री जो है, पोएटेस तोरू दत्त, अपनी कल्पना में फिर से बचपन के सुनहरे दिनों को याद करती है, अपने बचपन के सुनहरे युग में मानो पहुंच जाती है, और उन्हें अपने दिवंगत, जो पहले भी मैंने तोरू दत्त जी के जीवनी को बताते समय आपको बताया था कि उसके जो 2 भाई बहन और थे जो टीबी के भी रोग से, ट्यूबरक्लोसिस से मर गए थे, तो उनके मृत भाई बहन, उनके जो दिवंगत भाई बहन हैं, जो उनके साथी थे, उनके साथ खेला करते थे उसी पेड़ के नीचे, कैसुअलिना पेड़ के नीचे, उन्हें उस पेड़ को देख करके अपने
दिवंगत भाई बहनों की चीखें, हंसी, शोर सब कुछ सुनाई पड़ती है मानो। कहने का आशय यह है कि यह पेड़ जो है कैसवरीना का, वह उन्हें उनके दिवंगत भाई बहनों की याद दिलाता है, जो उनके साथ इसी कैसवरीना के पेड़ के नीचे बचपन में खेला करते थे। तो आशा है कि आपको इस पोएम का जो ओवरव्यू है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पोएम के पहले स्टैंजा को पढ़ेंगे और एक एक लाइन को तोड़ तोड़ कर एक एक शब्द को खूब अच्छे से समझेंगे। तो यह जो पोएम है बच्चों, इस पोएम के पहले स्टैंजा को आप स्क्रीन पर देखिए और कुछ शब्दों को देखिए, मैंने अलग कलर से लिख दिया है, जिससे कि जो जो इसमें कठिन शब्द हैं इन शब्दों को मैंने अलग कलर से लिखा है और साथ ही इसका मीनिंग जो है नीचे इंग्लिश में भी और हिंदी में दे दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ लगे तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए पहले स्टैंजा को हम लोग पढ़ते हैं। आवर कैसुरिना ट्री, हमारा कैसुरिना का पेड़। जैसा कि पहले ही इस पोएम के नाम के बारे में मैंने बताया है। पहला लाइन कह रहा है कि like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound। यहाँ पहले जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को समझ लेना है। पाइथन का मतलब होता है अजगर, एक सांप। ह्यूज मतलब विशाल, लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक विशाल सांप की तरह। वाइंडिंग का मतलब है गोल गोल करके कोई एक चीज दूसरे पर जब लपेटा जाता है तो वाइंडिंग बोलते हैं। जैसे आप अपनी अंगुली के ऊपर में एक धागा ले लेंगे और उसे गोल गोल घुमाकर अगर लपेटेंगे तो उसको हम कहेंगे वाइंडिंग। राउंड एंड राउंड का मतलब गोल गोल घुमाकर लपेटा जाना, उसको कहते हैं वाइंडिंग, राउंड एंड राउंड। रग्ड का मतलब है खुरदरा, मतलब कोई चीज जब स्मूथ नहीं होता है, एकदम चिकना नहीं होता है तो क्या होता है, रफ, खुरदरा। ट्रंक का मतलब है पेड़ का मूल तना। यह देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ का ये तना, इसको कहते हैं ट्रंक, इसको कहते हैं ट्रंक। इंडेंटेड का मतलब है कटा हुआ, कटे हुए का जो निशान होता है, और स्कार्स मतलब निशान। डीप मतलब गहरा, कटे हुए का निशान, जो गहरा कटे हुए का निशान। आप इमेजिन करें कि अगर आप अपनी उंगली पर कोई एक धागा लेकर या तार लेकर जोर से गोल गोल घुमाकर अगर लपेट देंगे और फिर धागे को जब हटाएंगे तो वहां पर गोल गोल घुमाया हुआ जो तार होगा या धागा होगा उसका एक निशान बन जाएगा, अंदर की ओर कटे हुए का निशान बन जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक विशाल अजगर के तरह, एक विशाल अजगर के समान लपेटा हुआ है, वाइंडिंग किया हुआ है गोल गोल। किसके ऊपर लपेटा गया है और क्या चीज लपेटा गया है? तो यहाँ कहा जा रहा है जो पेड़ का, कैसोरेना ट्री का जो ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर लिपटा हुआ है गोल गोल घूमकर। क्या लिपटा हुआ है? क्रीपर। क्रीपर हम लोग कहते हैं कि जो एक लता होता है, जैसे क्रीपर, क्लाइंबर्स, ये सब आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे। कुछ पौधा होता है जो अपने बल पर सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, उसे किसी सहारे की जरूरत होती है। कोई बांस हो, कोई दीवार हो, या कोई दूसरा पौधा हो, दूसरा पेड़ हो, उसको पकड़ करके वह चलता है। जैसे आप देखे होंगे मनी प्लांट होता है, या कई जो नेनुआ, लौकी, ये सब का पौधा होता है, वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, तो वह दूसरों को पकड़ पकड़ करके किसी के सहारे खड़ा होता है। क्रीपर जो है वो गोल गोल घूमकर लिपटा हुआ है। किसके चारों ओर गोल गोल घूमकर लिपटा है? ट्रंक के, कैसपरीना ट्री का जो ट्रंक है उसके चारों तरफ गोल गोल घूम करके क्रीपर जो है एक विशाल अजगर की तरह, वो जो क्रीपर है वह विशाल अजगर की भांति प्रतीत हो रहा है। और वही क्रीपर कैसपरीना ट्री के चारों तरफ, उसके ट्रंक के चारों तरफ लिपटा हुआ है। और उसके लिपटे जाने के कारण कैसपरीना ट्री के ट्रंक पर निशान बन गया है, गहरे कटा हुआ का निशान बन गया है। तो वही यहाँ पर तोड़गत कह रही हैं कि लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, एक विशाल अजगर की तरह गोल गोल घूमकर लिपटा हुआ है द रग्ड ट्रंक, खुरदरे ट्रंक के चारों तरफ। और इससे इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, इससे उस ट्रंक पर गहरा निशान बन गया है, कटा हुआ निशान। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, समिट का मतलब है शिखर, शीर्ष बिंदु, शीर्ष स्थान, एकदम जो शिखर है पेड़ का, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये गोल गोल घूमता हुआ तना जो है पूरे पेड़ के शिखर तक चला गया है। ट्रंक में गोल गोल घूमता हुआ वह पेड़ के समिट तक चला गया है। और वह समिट कहाँ है? नियर द स्टार्स, तारों के करीब, तारों के पास। तो आप सब जानते हैं कि पेड़ जो होता है वह कभी इतना ऊंचा नहीं होता है कि वह तारों तक
पहुंच जाए। तो इसलिए इस लाइन में ये जो थर्ड लाइन है, यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वह है हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये जो है हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है, इसको हम कह सकते हैं। हिंदी में भी इसी तरह से अगर कोई भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है ना, जो कि वास्तव में संभव नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबोल। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझें कि आप बाजार गए और बहुत सारा ढेरों सामान उठाकर ले आए, बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए। तो घर पर आपको किसी ने कहा कि पूरा बाजार ही उठाकर ले आए हो। अब यह तो संभव ही नहीं कि हम कोई पूरा बाजार को उठाकर ले आए। तो यहाँ पर हम लोग किसी बात को उस पर बल देने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब कहते हैं, जो वास्तव में संभव नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं वहाँ हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज हुआ है। तो थर्ड लाइन में हाइपरबोल का यूज है। और इसी तरह से पहला जो लाइन है लाइक अ ह्यूज पाइथन, यहाँ कह रहा है पाइथन के, एक विशाल पाइथन के समान। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है सिमिली, है ना, यहाँ समानता दिखा रहे हैं कि इसके समान, यूज पाइथन के जैसा। यहाँ सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज हुआ है। फोर्थ जो लाइन है उसमें कहा जा रहा है क्रीपर क्लाइंब्स। फोर्थ लाइन में यह बताया गया है कि क्रीपर जो है क्लाइंब करता है। क्रीपर जो है गोल गोल घूम करके तने तने में चारों तरफ घूम घूम करके कैस्पेरिना ट्री का ऊपर की ओर क्लाइंब कर रहा है। इसीलिए ऐसे पेड़ को हम क्लाइंबर भी कहते हैं ना, क्रीपर को हम क्लाइंबर भी कहते हैं। वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है पेड़ के ऊपर। कैसे? उसके तने में गोल गोल लिपट कर। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, एम्ब्रेसेस का मतलब होता है गले लगाना, लिपटना या हग करना। तो तना जो है, जब कैसुलिना ट्री के ट्रंक को चारों तरफ से लिपट कर रखे है, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए तोरुदत्त यहाँ पर एम्ब्रेसेस वर्ड यूज की है। गले लगाकर है, मानो लिपटे हुई हैं। वह जो क्रीपर है वह कैसुलिना ट्री के ट्रंक पर लिपटी हुई है। बाउंड का मतलब है बाइंड, बंधा हुआ। उसी के गले लगने से के कारण, उसके लिपटने के कारण वह कैसुलिना ट्री जो है वो बाउंड है, बंधी हुई है। नो अदर ट्री कुड लिव बट गैलेंटली, दूसरा कोई भी पेड़ अगर होता तो वह नहीं बचता, वह जीवित नहीं रहता। इतने कस के अगर कोई ट्रंक किसी पेड़ का अगर कोई इतने कस के पकड़ ले, लिपट जाए, तो दूसरा कोई पेड़ हो तो शायद न बचे। लेकिन गैलेंटली मतलब बहादुरी से, वीरता पूर्वक। अब देखिए पहला फोर लाइन से वो तो समझ में आ गया होगा कि एक विशाल अजगर की भांति एक क्रीपर जो है वह कैसपेरिना ट्री के ट्रंक को गोल गोल घूमकर उसके तना ट्रंक पर लिपटा हुआ है, और उसके लिपटे जाने के कारण कैसपेरिना ट्री के ट्रंक पर कटे हुए का निशान बन गया है। और इस तरह से गोल गोल घूमती हुई, लिपटती हुई वह क्रीपर ऊपर की ओर उठती है, क्लाइंब करती है। कहाँ तक? पेड़ के समिट तक, शीर्ष बिंदु तक, शिखर तक। और उसके लिपटने के कारण वह ट्री जो है, वह कैसपेरिना ट्री जो है वो बंधी हुई है, बाउंड हो गई है, उसके जोर से पकड़े जाने के कारण। आगे पोएटेस कहती हैं कि नो अदर ट्री कुड लिव, कोई दूसरा पेड़ अगर होता तो वह नहीं रहता, नहीं बचता। बट गैलेंटली, लेकिन बहादुरी से, बड़ी वीरता पूर्वक। द जायंट वियर्स द स्कार्फ, जायंट यहाँ कहा गया है कैसपेरिना ट्री को, उसके विशाल आकार के कारण। और वियर्स द स्कार्फ, स्कार्फ का मतलब होता है कपड़े का कोई टुकड़ा, दुपट्टा जैसा, जिसे लड़कियां अपने फेस पर या बाल पर लपेटती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्कार्फ। बड़ी बहादुरी से कैस्पेरिना ट्री जो है अपने ऊपर स्कार्फ की तरह मानो उसे लिपटी हुई है ना, लपेट कर रखी है। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वह है मेटाफर। यहाँ जायंट के जैसा नहीं कहा गया है पेड़ को, या फिर स्कार्फ के जैसा नहीं कहा गया है क्रीपर को। सीधा सीधा पेड़ को जायंट और क्रीपर को स्कार्फ कह दिया गया है, उसके जैसा नहीं बताकर, उसके समान नहीं बताकर। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है मेटाफर। किसी एक चीज को सीधा सीधा दूसरा चीज कह देना, है ना, जैसे हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल जो है वह लटक रहे हैं कैसपेरिना ट्री से। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बाउज अमंग, क्रिम्सन का मतलब होता है गहरे लाल रंग का, और बाउज का मतलब होता है शाखाएं। सभी शाखाओं पर गहरे लाल रंग के फूलों का गुच्छा, क्लस्टर्स मतलब गुच्छा, मतलब एक दो फूल नहीं है, फूलों का गुच्छा जो है कैसपेरिना ट्री पर, गहरे लाल रंग के फूलों का गुच्छा लगभग सभी डालों पर झूल रही हैं, लटक रही हैं। तो यहाँ एक और मीनिंग भी इस पोएम का बनता है। इस कैसपेरिना ट्री के माध्यम से पोएटेस जो है अपने जीवन के बारे में मानो कह रही हो कि
जिस तरह से उनके जीवन में दुख जो है उनको जकड़ कर रखी है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि उनके दोनों भाई बहन ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से बचपन में ही मर गए थे, कम उम्र में ही मर गए थे। ठीक उसी तरह से तोरू दत्त जी के जीवन में यह जो उनका जीवन दुखपूर्ण रहा है। कई प्रकार की दुख जो है उनको घेरे हुए रही हैं, उनको पकड़ कर रखी हैं, जकड़ कर रखी हैं। उनके स्थान पर अगर कोई मानो दूसरा कोई होता तो शायद नहीं बचता या शायद सहन नहीं कर पाता इसको, लेकिन बड़े बहादुरी से वह इसे सहन कर ली है। और साथ में वह अपने दुखों को दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं करती है। इसलिए वह कह रही है आगे कि फूलों का गुच्छा पेड़ पर गहरे लाल रंग का लटक रहा है उसके शाखाओं पर, मतलब वह जो है दूसरों के सामने प्रसन्नचित रहती है, वो दुखी बन करके, पीड़ित बन करके नहीं रहती है। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, आगे कह रही है कि जहां सारा दिन बर्ड और बी, पक्षी और जो मक्खियां हैं वह इकट्ठे रहते हैं, गैदर्ड रहते हैं। एंड ऑफ्ट एट नाइट्स, ऑफ्ट जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑफेन, मतलब अक्सर। अक्सर रात में क्या होता है कि गार्डन, जिस गार्डन में कैसोलिना का ट्री है वो ओवरफ्लोज हो जाता है, लबालब भर जाता है। किससे? विथ वन स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत से। अब यहाँ भी वह अपने जीवन के बारे में ही इशारे से कह रही है कि दिन भर जहां बर्ड और बी, ट्री जो है वह दूसरों को आश्रय दे रही है, या तोरूदत्त इसके माध्यम से यह कहना चाह रही है कि वह भी अपने जीवन में दूसरों को मानो आश्रय देती है और अपने दुख को वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती है। अपना जीवन में दुख होने के बावजूद भी वह दूसरों को आश्रय देती है। मतलब कैसोलिना का ट्री जो है उसको जिस तरह से क्रीपर ने जकड़ कर रखा है, इसके बावजूद भी वह फूलों को भी धारण करके रखी है और साथ में बर्ड और बीज जैसे अन्य प्राणियों को भी वह आश्रय देती है। और अक्सर रात में क्या होता है कि उस बगीचे में एक मधुर गीत एक मधुर गीत से वह पूरा बगीचा जो है लबालब भर जाता है। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसका अंत जो है कोई प्रतीत नहीं होता है उस गीत का। संग डार्कलिंग, डार्कलिंग का अर्थ होता है, एक डार्कलिंग बीटल होता है, मतलब कि एक काले रंग का कीड़ा। जब रात में सुनसान हो जाता है, वातावरण पूरा शांत हो जाता है, तो हमें कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेढकों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शांत होने के कारण वातावरण जो है छोटी छोटी हल्की हल्की आवाज़ भी हमें सुनाई पड़ती है, जो दिन के समय में नहीं पता चलता, जिसके बारे में हमें रात में वह सभी हमें सुनने को मिलता है। तो वह कह रही है कि संग डार्कलिंग, गीत कौन गाता है? ये जो गीत से लबालब गार्डन भर जाता है रात के वक्त, वह गीत कौन गा रहा होता है? डार्कलिंग बीटल फ्रॉम आर ट्री, मतलब रात में भी वह कैसोलिना का ट्री उस डार्कलिंग बीटल को भी आश्रय दी हुई है और वह डार्कलिंग बीटल रात में गीत गाती है। वाइल मैन रिपोज, जबकि मनुष्य, यहाँ पे मैन से पूरे मानव जाति की ओर संकेत किया गया कि पूरा मानव जाति जब सो रहा होता है, रिपोज का मतलब विश्राम करना, सोना, सो रहा होता है दिन भर के थकान से, उस समय में कैसोलिना का ट्री में जो डार्कलिंग बीटल्स आश्रय ली हुई होती है वह गीत गा रही होती है। इस तरह से कैसपेरिना ट्री के माध्यम से तोरू दत्त ने अपने जीवन के बारे में ही यहाँ वह इशारों इशारों में कह रही है। तो इसीलिए बच्चों यह एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, मतलब यह आत्मकथात्मक कविता है। आशा है कि आपको पहला स्टैंजा समझ में आया होगा, और अगर आपको इस स्टैंजा को समझने में कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।